रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूं लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट मैं आप लोग को देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर एक महिला पुलिस थाने पहुंचती है और वो महिला पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहती है कि साहब, उसका जो पति है ये तहसीलदार है, बड़ा इज्जतदार व्यक्ति है, लेकिन उसकी शादी जब उस तहसीलदार पति के साथ में हुई थी तो जब से अब तक उसको एक भी बच्चा नहीं हुआ है। अब बच्चा नहीं हुआ है तो जो पति तहसीलदार है वो उसको प्रताड़ित करता है, लगातार मारता है, पीटता है और उसके बाद में कई बार मेरी कनपट्टी पर गन सटा देता है। इस तरीके से वो मुझे टॉर्चर कर रहा है कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुकी है। हालांकि पुलिस एक्शन लेती है, उस तहसीलदार को गिरफ्तार किया जाता है, उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभी पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस छोटी सी अपडेट को देने का मतलब यही है कि आप जिससे शादी करके लेके आए हैं, अगर आपको औलाद नहीं है, बेटा बेटी कुछ भी नहीं है, तो इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट आपका भी है। और अगर उसको पता है कि हाँ उसका फॉल्ट है, तब भी वो किसी का फॉल्ट नहीं है। और अगर आपको ये पता है कि बीबी का ही फॉल्ट है, तब भी किसी को फॉल्ट आप पता नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि इंसान की मर्ज़ी में होती हैं, ये चीज़ें ऊपर वाला जो परमात्मा होता है उसकी देन होती है। परमात्मा जिसे चाहे उसे औलाद देते। तो ऐसे में किसी को प्रताड़ित करना ये सोच करके इसकी वजह से बच्चे नहीं हैं, ये सरासर गलत है। आप जिससे शादी करके लेके आए हैं उसके साथ में लॉयल रहिए, उसको अच्छा समझिए, प्यार कीजिए। मैं आपको बताऊं कि मेरी एक सिस्टर है, ठीक है, और उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद में प्रेगनेंसी होती है। उसके बाद में बच्चे की पैदाइश के टाइम पर वो जो मेरी सिस्टर थी वो पैरालाइज हो जाती है। एक तरीके से उसके नीचे वाली बॉडी में जो जान थी, जो हलचल थी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। वो मेरी ताया की बेटी है। हालांकि किस्मत उसकी इतनी ख़राब थी कि उसको जो बेटा हुआ था उस बेटे की भी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके जो पति हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लगभग तकरीबन 8 साल बीत चुके हैं, 8 से 9 साल। मेरी जो सिस्टर है वो अभी चारपाई पर भी है, ना उससे पाँव हिलाए जाते हैं, ना उससे हाथ हिलाए जाते हैं, यानी कि टॉयलेट पेशाब भी उसका चारपाई पर ही है। और जो मेरे जीजा हैं वो उनकी खिदमत करते हैं, उनके साथ लॉयल हैं, उनसे प्यार करते हैं। क्योंकि कोई इंसान अगर बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसको उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, उसने नहीं कहा कि मैं बीमार हो जाऊं। तो ऐसे इंसान को आप सैल्यूट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो ज़िंदगी में आप इतने लॉयल बनिए कि आपका हमसफ़र जो सब कुछ छोड़कर आपके साथ आया है, आप उसका ख्याल रखें, आप उससे प्यार करें। लेकिन दोस्तों, जिस तरफ भी आप लोग देखते हैं आजकल, तो ये घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं कि जो हमसफ़र हैं वो एक दूसरे के साथ में कुछ इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये जो शादी वाला पवित्र रिश्ता है ये कुछ इस तरीके से कलंकित हो रहा है कि आज के इस दौर में लोग शादी ही नहीं करना चाहते। लोग डर रहे हैं, लोगों के अंदर खौफ है। क्योंकि अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो मेरठ के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हत्याकांड हुआ था। सौरभ राजपूत और उसकी पत्नी जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी था, और उसके बाद में कई और हत्याकांड हुए। लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस कहानी को सुन के आप भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी भी मेरठ से ही आई है और एक पति और पत्नी की ही कहानी है। तो इस कहानी को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और दोस्तों, आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप लोग को पता चले कि इंसान आज के इस दौर में कितना ज़्यादा निर्दयी और कितना ज़्यादा क्रूर हो चुका है। तो पूरी कहानी सुनाऊंगा, आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों, बात करूं अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है मेरठ ज़िला, और इसी मेरठ ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है बहसूमा थाना। और ये जो बहसूमा थाना आता है, इसी बहसूमा थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है अकबरपुर सादात गाँव। ये जो अकबरपुर सादात गाँव है, इसी अकबरपुर सादात गाँव में एक व्यक्ति रहा करता है। इस व्यक्ति का नाम है अमित कश्यप। उम्र लगभग इसकी 25 से 28 साल के आसपास होगी। अमित कश्यप, इसकी एक पत्नी है जिसका नाम रविता है। अमित कश्यप का एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। अमित कश्यप अपनी फैमिली वालों के साथ में ही रहता है, ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली वालों से अलग रहता है। लेकिन अमित कश्यप बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का था। यह सुबह तकरीबन 4, साढ़े 4 या फिर 5 बजे के आसपास उठ जाया करता था, और उसी समय उठने के बाद में ये नाश्ता वगैरह करता और अपने काम पर चला जाता। मेहनत मजदूरी बहुत अच्छे से करता था, टाइल्स का काम किया करता था, अच्छे पैसे कमाता था, अपनी पत्नी को भी खुश रखता था, अपने परिवार वालों को भी पैसे दिया करता था। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में एक तारीख आती है 12 अप्रैल साल 2025 शनिवार के दिन।
12 अप्रैल साल 2025 शनिवार को जो सुबह सुबह अमित कश्यप के घर वाले होते हैं 5 बजे के आसपास देखते हैं कि अमित कश्यप उठा नहीं है। अब अमित कश्यप अमूमन इस दिन इस टाइम तक उठ जाता है, लेकिन आज नहीं उठा है, क्या बात है। तो अमित के जो माता पिता होते हैं कि अमित को उठाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन दोस्तों अमित को कई बार आवाज़ दिया जाता है नज़दीक जाकर, लेकिन अमित न उसके जिस्म में कोई हलचल थी, वो बस ज्यों का त्यों बेड पर स्थिर पड़ा हुआ था और न उसने किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। घर वाले अमित को हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही अमित को हिलाया डुलाया जाता है तो अमित की डेड बॉडी के नीचे से, क्योंकि अमित की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, एक बहुत ही ज़्यादा जहरीले किस्म का एक सांप अमित की डेड बॉडी के नीचे से निकलता है। अब जहरीला सांप, जिसको नांग भी बोलते हैं, वाइपर प्रजाति का, जब वो अमित की डेड बॉडी के नीचे से निकलता है तो घर वाले शौक रह जाते हैं, क्योंकि अमित की डेड बॉडी जो जिस्म था उस जिस्म पर कई जगह सांप के काटे जाने के निशान थे। लिहाजा घर वाले तुरंत चीखने चिल्लाने लगते हैं। तुरंत महबूबपुर सिखेर से एक सपेरे को बुलाया जाता है। सपेरा जो था उस सांप को पकड़ता है एंड उसके बाद में अमित को लेकर अब ये परिवार वाले सीधा हॉस्पिटल भागते हैं। अमित को दिखाया जाता है, लेकिन जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं वो अमित को मृत घोषित कर देते। वो कहते हैं कि तुमने लाने में बहुत देर कर दी, और अमित को तो एक जगह नहीं बल्कि 10 जगह सांप ने बाइट किया है, सांप ने काटा है। अब 10 जगह सांप काट ले किसी इंसान को, वो भी इतनी ज़्यादा जहरीली प्रजाति का सांप, तो फिर इंसान का क्या बनेगा। अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अमित की पत्नी रविता, उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। अमित के बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। घर वालों पे एकदम से न जाने कैसा दुखों का पहाड़ टूट गया था। अमित जो शाम को तकरीबन 10 बजे के आसपास खाना खाकर सोया था, लेकिन अचानक से इस तरीके से उसकी मौत हो जाना, वो भी सांप उसके बिस्तर पर, घर वालों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कुछ हुआ है। लिहाजा तुरंत पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस को भी जब ये खबर मिलती है, पुलिस भी पहुंचती है। जो डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी को पुलिस देखती है, समीक्षा करती है, तो देखने से यही प्रतीत होता है कि अमित को सांप ने काट लिया है। और एक जगह नहीं बल्कि 7-8 जगह टोटल, अगर मार्क्स देखें तो काटने के 10 जगह मार्क्स आए थे। लिहाजा उस अमित की डेड बॉडी को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अमित की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। घर परिवार वालों से पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, तो घर वाले बताते हैं कि अमित जो है वो अपनी पत्नी रविता और अपने 3 बच्चों के साथ रहा करता है। हम भी अमित के साथ ही रहा करते हैं। अमित चूँकि एक टाइल्स का काम करता है तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, क्योंकि अमित की कई सारी साइट चल रही थी और वहाँ पर इसके कारीगर भी चला करते थे, तो ये साइट पर देखने जाता या फिर काम को लगाने जाता। कई बार ऐसा होता कि अड्डे पे मजदूर लेने जाता, तो इस सब में अमित को जल्दी उठना होता था। अब अमित जब जल्दी उठता नहीं है तो तकरीबन 5 बजे के आसपास हम लोग जाते हैं अमित को उठाने के लिए। लेकिन हम लोग जब अमित को उठाने के लिए जाते हैं तो अमित उठता नहीं है। उसके बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम जब अमित को हिलाते डुलाते हैं तो उसके जिस्म के नीचे से एक सांप निकलता है। ये बातें घर वाले बताते हैं। उसके बाद में अमित की पत्नी रविता से भी पूछा जाता है। रविता भी यही बताती है कि तकरीबन 10 बजे के आसपास खाना खाकर अमित सोने के लिए चले गए थे। मैं और बच्चे दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए थे, क्योंकि अमित सुबह जल्दी उठा करते थे, तो इसलिए वो किसी भी तरीके का डिस्टर्ब नहीं चाहा करते थे, जल्दी सो जाया करते थे। इसलिए मैं दूसरे कमरे में जाके सोई थी, क्योंकि बच्चे अमूमन सोने में लेट कर देते हैं। अब पुलिस वाले यहाँ पर पत्नी रविता और अमित के घर वालों के बयान लिख लेते हैं, लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को भी यही लग रहा था कि अमित की जो मौत हुई है वो मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। लेकिन इस पूरे केस में बहुत ही बड़ा टर्न्स एंड ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि इस केस की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली थी। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है दोस्तों, चूँकि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से कोई ताल्लुक नहीं होता है, डेड बॉडी परिवार वालों को सौंप दी जाती है और उसके बाद में अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2-3 दिन के बाद में आती है, और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो ये जो पूरा केस था पानी की तरह साफ हो गया। और एक ऐसा टर्न इस केस ने लिया कि जो कोई भी इस केस को सुन रहा था वो अपने कानों पर हाथ रख रहा था। दरअसल उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत ही वाज़ेह तरीके से ये लिखा हुआ था कि अमित की जो मौत हुई है वो सांप के काटने की वजह से नहीं हुई है। हालांकि जहर उसके जिस्म में है, अगर कोई सांप अमित को काट ले तो अमित की मौत निश्चित है, लेकिन सांप ने भी काटा है। लेकिन अमित की मौत तो सांप के काटने से कुछ समय पहले हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? दरअसल उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आता है कि अमित की जो मौत हुई है वो गला दबाने की वजह से हुई है, और बाद में उसके जिस्म को सांप से कटवाया गया है। अब जैसे ही ये बातें सामने आती हैं तो पुलिस का जो शक था अब सीधा सीधा अमित की पत्नी के ऊपर जाता है, क्योंकि घर वाले ऐसा काम करने से रहे। घर वाले अपने बेटे को भला क्यों गला दबा के मारेंगे? आजकल का जो माहौल है इसके हिसाब से शक पत्नी के ऊपर ही जाता है। लिहाजा अब पुलिस वाले जो थे वो अमित की पत्नी रविता को गिरफ्तार कर लेते हैं।
एंड रविता को गिरफ्तार करने के बाद में सीधे से पुलिस थाने लेके आते हैं एंड पुलिस थाने में लाने के बाद में रविता से पूछताछ की जाती है। लेकिन दोस्तों जब रविता से पूछताछ की जाती है तो पुलिस के सामने रविता कुछ अलग ही बातें बताती है। लेकिन पुलिस जब रविता के ऊपर सख्ती दिखाती है तो रविता टूट जाती है और टूटने के बाद में वो अपने एक प्रेमी का नाम बताती है जिसका नाम अमरदीप होता है। उसके बाद में अमरदीप को बुलाया जाता है, अमरदीप से भी पूछताछ की जाती है। रविता और अमरदीप दोनों घंटों तक पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस को पुख्ता सबूत मिल चुके थे कि अमित और रविता ने ही इस अमित कश्यप का कत्ल किया है। अमरदीप और रविता ने मिलकर अमित का कत्ल किया है। इसलिए पुलिस अमरदीप और रविता के ऊपर सख्ती दिखाती है और अमरदीप रविता के ऊपर जब सख्ती दिखाई जाती है तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं। और टूटने के बाद में ये लोग जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी को सुनने के बाद में रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दरअसल अमरदीप पुलिस को बताता है कि मैं और अमित एक ही गाँव के रहने वाले थे और अमित की शादी अब से तकरीबन 8 साल पहले हो चुकी थी। अमित को एक बेटी और 2 बेटी और एक बेटा था। अमित अपने परिवार के साथ में बहुत खुशी खुशी रहा करता था। लेकिन अक्सर मैं अमित के साथ में जब टाइल्स का काम किया करता था तो उसके घर मेरा आना जाना हो गया था। अब जब मेरा उसके घर आना जाना हुआ तो कई बार ऐसा होता कि अमित घर पे नहीं होता था, तब भी मैं अमित के घर जाया करता था। तो उस समय अमित की जो पत्नी रविता थी वही घर पे अकेली हुआ करती थी। अमित की पत्नी कभी कभी मुझे कटीली नज़र से देखती, मैं उसको देखता और हम दोनों की जो आंखें चार होती हैं धीरे धीरे ये प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। इसको प्यार मोहब्बत कहना तो सही नहीं होगा बल्कि नाजायज़ ताल्लुकातों में बदल जाती है। अब इनके बीच में जब ये अवैध संबंध बनने का सिलसिला एक बार शुरू होता है तो उसके बाद फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। आए दिन कभी इन्हें मौका मिलता ये दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते, एक दूसरे के साथ में मगन होने लगे थे। लेकिन दोस्तों जैसा कहा जाता है कि हर एक कहानी के पीछे एक एंड ज़रूर होता है और यहाँ पर जो अमरदीप और रविता एक दूसरे के साथ में रिश्तों में जुड़ चुके थे इस बात की खबर अमित कश्यप को लग जाती है। जब उसको इस बात की खबर लगती है तो वो अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है। अब जैसे ही अमित अपनी पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़ा करता है तो उसकी जो पत्नी रविता थी वो तुरंत अपने प्रेमी अमरदीप को कॉल कर देती है। पति के जाने के बाद अमरदीप को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि उसका पति उसके साथ में बहुत झगड़ा कर रहा है। अब वक्त हो चुका है कि हमें इस अमित को रास्ते से हटा देना चाहिए। और उसके बाद 12 अप्रैल साल 2025 को रविता अपने पति अमित कश्यप को लेकर मंदिर में जाती है एंड वहाँ पर जो पूजा अर्चना रहती है वो सब कर लौट रही होती है और रास्ते से ही अपने प्रेमी अमरदीप को कॉल करती है एंड कॉल करने के बाद में कहती है कि तुम आज ही सांप का इंतज़ाम कर लो और हमें अमित को आज ही ठिकाने लगाना है। उसके बाद में जो अमरदीप था ये महबूबपुर सिखेड़ा पहुंचता है और वहां पर एक सपेरे से 1000 रुपये में वाइपर प्रजाति का जहरीला सांप लेता है एंड उसके बाद में उस सांप को लेकर इसी अमित के गांव आ जाता है। एंड उसके बाद में जब शाम को खाना खाकर सब कुछ सो जाते हैं और अमित के पिता भी सो चुके थे, माँ भी सो चुकी थी, रविता कहती है बच्चे भी सो चुके हैं, अमित भी सो चुके हैं, लिहाजा तुम आ जाओ। उसके बाद में ये जो अमरदीप था ये पहुंचता है। उसके बाद में रविता और अमरदीप मिलकर अमित का गला दबाते हैं एंड गला दबाने के बाद में जब उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है तो वो जो सांप था उस सांप को अमित के बिस्तर पर छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों सांप भाग सकता था इसलिए उसका जो सांप का पीछे वाला धड़ होता है वो अमित की कमर के नीचे दबा देते हैं ताकि सांप भाग ना सके। अब जब सांप अपने आप को फंसा देखता है वो सोचता है वो स्टक हो चुका है, इसी वजह से वो अमित को गुस्से में एक नहीं बल्कि 10 बार बाइट करता है। लेकिन दोस्तों अमित की मौत तो उससे पहले कहीं हो चुकी थी। लिहाजा पुलिस जब इनसे सारी बात पूछती है और पूछती है कि सांप से कटवाने का तुम्हारे पास आइडिया कहाँ से आया जबकि तुमने मौत जो उसकी अमित की हत्या थी वो तो गला दबा कर दी थी, तो ये दोनों बताते हैं कि हमने बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखे, बहुत सारी वेब सीरीज देखी, यूट्यूब पर गूगल पर सब सर्च किया हमने और उसके बाद ये प्लान जो था वो हमारे दिमाग में आया। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च किया लेकिन उसका अंजाम इन्होंने सर्च नहीं किया। तरह तरीके के लोग प्लान करते हैं, तरह तरीके से लोग डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस जो होती है ये एक तरीके से अगर उसको सुई के नुकुए के दाने के बराबर भी अगर थोड़ा सा भी एक ऐसा मिल जाता है जहाँ पे पुलिस को डाउट हो जाए तो पुलिस उस केस का खुलासा कर देती है। तो इंसान को ये भी समझना चाहिए कि वो क्राइम करने जा रहा है, भले ही वो नेट पर सर्च करे, कहीं सर्च करे, लेकिन पुलिस नेट से हर चीज़ से कई गुना आगे होती है। और जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो लोग वाकई हैरान थे कि एक पत्नी अपने पति के साथ में इतना ज़्यादा घिनौना काम कैसे कर सकती है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इस कहानी के माध्यम से आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इस पत्नी को क्या सज़ा मिलना चाहिए। और आजकल जो इतने ज़्यादा इंसिडेंट बढ़ रहे हैं पति और पत्नी की हत्या वाले, तो इसमें क्या सज़ा का प्रावधान बढ़ाना चाहिए, इन लोगों को फांसी की सज़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ।
दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे उसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं सुपर कहानी भाई, फिरोज़ बानी कमेंट्स करते हैं कि लिखते हैं कहानी अच्छी है। उसके बाद फिर मंसूरी भाईजान जी का कमेंट्स है। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश कुमार। आगे कमेंट्स करते हैं बहुत शुक्रिया। उसके बाद में फिर दिनेश कुमार जी का कमेंट्स है, शुक्रिया भाई दिनेश कुमार जी। आगे भी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद भी दिनेश कुमार जी का कमेंट्स है। उसके बाद भी लाइक अब्बास गुलिस्तानाज कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में भारतीय भाई हैं, लिखते हैं बहुत खूब भाई, टाइम कम पड़ता है आपकी स्टोरी सुनते रहें, ऐसा लगता है कि आवाज़ का जादू है भाई साहब। तो भारतीय भाई जी आपका शुक्रिया। प्रियंका सिंह कमेंट्स करती हैं, लिखती हैं कहानी अच्छी है, बहुत शुक्रिया। ए के खान जी करते हैं बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं अंदाज़ अच्छा है, शुक्रिया। आगे भी दिनेश कुमार जी का कमेंट्स है। गफ्फार खान जी कमेंट्स करते हैं, ए के खान जी कमेंट्स करते हैं। मंसूरी भाईजान जी भी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। और उसके बाद में YSR भी लिखते हैं। आज़ाद खान अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार जी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, डीप आल्सो लाइक योर स्टोरी। तो दिनेश कुमार जी आप और आपकी पत्नी दीप का बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी आगे कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं भाई ऑलवेज विथ यू डियर, बहुत शुक्रिया। बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन इस तरीके के आधार पर जो कत्ल हो रहे हैं ये सब अपराध की श्रेणी में ही आते हैं, तो ऐसे में इंसान क्यों अपराध करता है। तो दिनेश कुमार जी भैया नमस्कार, शुक्रिया आपका। बालिश बिहारी जी सॉरी। दिनेश कुमार जी आगे लिखते हैं गॉड ब्लेस यू। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपति यूपी से कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में दिनेश कुमार जी आगे लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक डियर। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपति यूपी से कमेंट्स करते हैं। उसके बाद फिर लाइक अब्बास जी का कमेंट्स है। नसीर अहमद जी कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। शाकिर हुसैन जी कमेंट्स करते हैं। जयप्रकाश जी लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी है। माजिद अंसारी सलाम करते हैं, वालेकुम सलाम। आगे भी दिनेश कुमार जी का कमेंट्स है, लिखते हैं बढ़िया स्टोरी है भाई। उसके बाद में सुनील त्यागी जी और उनकी पत्नी बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं। अरुण ठाकुर ने लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, आप भी तो बताओ कि आप कहाँ से हो, क्वालिफिकेशन क्या है, हम यूट्यूब फैमिली को भी आपके बारे में जानने का मन होता है। तो अरुण ठाकुर जी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ एंड मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो MBA है। उसके बाद में मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं मर्डर से अवैध संबंध एक बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद में जमालुद्दीन शाह हैं, प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। दिनेश कुमार जी आगे कमेंट्स करते हैं। ए के खान जी कमेंट्स करते हैं। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी हमने कई कमेंट्स किए हैं, आप बस एक पढ़ लीजिएगा। दिनेश कुमार जी आगे प्यारा से कमेंट्स करते हैं। उसके बाद मंसूरी भाईजान जी का कमेंट्स है। दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे। और आज के दिन जो मोस्ट सबसे ज़्यादा कमेंट्स किए हैं उसमें दिनेश कुमार जी हैं पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मंसूरी भाईजान जी हैं और उसके बाद में लाइक अब्बास जी हैं। तो इन तीनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कमेंट्स करें ताकि मैं आपको एक्स्ट्रा स्पेशल थैंक्स बोल सकूं। बाकी दोस्तों आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। आप लोग किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं या फिर कोई वीडियो ऑन डिमांड सुनना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।